हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले दोनों वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग, डिसोल्यूशन के मोड्स और जो प्रोसेस होते हैं वो बता दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमको पता चले कि कैसे डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में नेसेसरी लेजर्स के नाम बताए थे जिसमें 4 अकाउंट्स हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही डिटेल में बताया था, उसका फॉर्मेट बना के दिखाया था। बाकी तीनों अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो वो 3 अकाउंट वैसे हम पहले से बनाते आए हैं। जो भी लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं वो भी हम बना चुके हैं पहले। जो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट होते हैं वो भी हम बना चुके हैं और कैश अकाउंट तो 11 से बनाते आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन तीनों अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन बनाते बनाते आपको बता दूंगा डिटेल में, ताकि आपको उन तीनों अकाउंट्स को बनाने में भी कोई प्रॉब्लम न हो। क्योंकि समय के साथ हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत भूल गए हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1। ठीक है, A और B और C 3 पार्टनर हैं जो कि 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। They decided to dissolve their firm on 31st March 2016 when the balance sheet was। ठीक है, तो उन्होंने अपने फर्म का विघटन करने का निर्णय लिया। कब किया? तो 31/3/2016 को, और उसी डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, मिसेज ए लोन है, सी लोन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। इसके अलावा एसेट साइड में कैश है, डेटर्स है 70,000 का, उसमें से प्रोविजन घटा के दिखाया हुआ है 6,000, 64,000, स्टॉक 50,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, फर्नीचर 42,000, मशीनरी 1,36,000, लैंड 1 लाख, गुडविल 30,000। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। बैलेंस शीट के अलावा फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये हुआ है डिसोल्यूशन के टाइम पे। A took over stock at ₹36,000. He also took over his wife's loan. मतलब क्या है कि A ने स्टॉक को 36,000 पर ले लिया है। ठीक है, स्टॉक को एक पार्टनर ने ही ले लिया और उसने अपनी पत्नी का लोन भी चुकाने का जिम्मेदारी ले लिया। ठीक है, B took over half of debtors at 28,000. B ने आधा डेटर्स 28,000 पे ले लिया है। ठीक है, बी ने आधा डेटर्स 28,000 पे ले लिया, तो अभी भी आधा डेटर्स हमारे पास बचता है। सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹54,000 एंड हाफ ऑफ क्रेडिटर्स एट देयर बुक वैल्यू। तो सी जो है उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 54,000 पे और आधा क्रेडिटर्स वो चुका देगा, ये भी कह रहा है। ठीक है, बैलेंस डेटर्स रियलाइज 60% ऑफ द बुक वैल्यू। यहाँ पे जो आधा डेटर्स ले लिया था बी ने, उसके अलावा जो बचा हुआ डेटर्स था उसका 60% ही हम वसूल कर पाए हैं। रियलाइज्ड फ्रॉम फर्नीचर। अब बाकी सब संपत्ति से जो वसूली हुई है उसके बारे में बता रहा है कि फर्नीचर से 30,000 मिला, मशीनरी से 82,000 मिला और लैंड से 1,20,000 मिला। ठीक है, उस पर कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट वाज सोल्ड फॉर 22,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो कि 22,000 में बिक गया। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है कि ऐसा एसेट जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था लेकिन था हमारे पास, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, कहने का ये मतलब है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आता है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। तो ये डिसोल्यूशन का खर्चा है कि समापन के समय जो संपत्ति की हम वसूली करते हैं और दायित्व को जो चुकाते हैं, तो उन सब में कुछ ना कुछ पैसे खर्च होते हैं, वो खर्चा है ये। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000 और प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। आपको आवश्यक खाते बनाने हैं। तो मैंने आवश्यक खाते के बारे में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक अकाउंट के बारे में आपको कह देता है बनाने के लिए तो आप सिर्फ वही अकाउंट बनाएंगे, लेकिन जब आपको आवश्यक खाते बोलेगा, नेसेसरी लेजर्स बोलेगा, तो आपको जितने भी अकाउंट्स खोलने हैं यानी कि 4 के 4 अकाउंट्स खोलने हैं।
ठीक, तो उस अकाउंट को खोलने के बाद ही ये पूरा बंद हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे जगह क्वेश्चन बनाइएगा जहां पे चारों अकाउंट सेट हो जाए, यानी कि अगर कॉपी में बना रहे हैं तो इधर 2 अकाउंट बन जाए, इधर 2 अकाउंट बन जाए, क्योंकि 4 अकाउंट बनाने हैं, चारों आमने सामने रहेंगे तो आपको बनाने में बेहतर होगा। वर्किंग आप पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि दोनों पेज पे एक साथ बनाना शुरू कीजिए। पहले तो ये है आपका फॉर्मेट। तो क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप बैलेंस शीट पूरी तरह खाली कर लेंगे। बैलेंस शीट खाली होने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट हम खाली कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेबल, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। $46,000। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, ईपीएफ बोलते हैं, आप पूरा लिखे तो ही बढ़िया रहेगा। बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड $32,000 का है ये। उसके बाद मिसेज ए का लोन है, उसके बाद सी लोन दिया हुआ है। सी लोन के लिए अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसके क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। जब भी किसी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे ही बैलेंस लिखते हैं। जैसे कैश का लिखेंगे तो बैलेंस लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का लिखेंगे तो बैलेंस लिखेंगे, लेकिन बाकी अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनका नाम लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, वो एक संपत्ति से रिलेटेड आइटम है, एसेट से रिलेटेड है। तो जब भी एसेट से रिलेटेड रिजर्व, फंड या प्रोविजन कुछ भी आपको मिलता है तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। $16,000 का है ये। और उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड हमारा खत्म हो जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, 1 लाख और 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख और 1 लाख हमने लिख दिया कैपिटल का बैलेंस। अब हमारे पास सिर्फ एसेट्स बच रहे हैं, तो एसेट्स में सबसे पहला आइटम है कैश। तो कैश को हम कैश अकाउंट में लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी 40,000। उसके अलावा फिर डेटर्स दिए हुए हैं, तो डेटर्स को हम लिख देते हैं यहां पे पूरा अमाउंट। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अमाउंट जो लिखा जाता है वो पूरा लिखा जाता है। डेटर्स पे 70,000 डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, उसके अलावा उसमें से 6,000 का प्रोविजन घटा के दिखाया हुआ है। तो 70,000 हम इधर लिखेंगे और इधर हम 6,000 लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $6,000। अब इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है हमारा 50,000 का। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है,
इन्वेस्टमेंट 60,000 का है। उसके बाद फर्नीचर हमारा 42,000 का है। उसके बाद मशीनरी 1,36,000 का है। लैंड दिया हुआ है 1 लाख का, और गुडविल दिया हुआ है 30,000 का। तो हमारा बैलेंस शीट पूरी तरह खाली हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट खाली होने के बाद फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है, कह रहा है कि ए ने स्टॉक को 36,000 पे ले लिया है और अपनी पत्नी का लोन भी वो चुका देगा। ठीक है, तो मिसेज ए का लोन ए चुका देगा। तो टू ए कैपिटल इज वाइफ लोन 38,000 ये चुका देगा, और स्टॉक ले लिया है तो बाय ए कैपिटल स्टॉक कितने पे ले लिया 36,000 पे, तो 36,000। ओके, इसके बाद कह रहा है बी ने आधा डेटर्स 28,000 पे ले लिया है, तो डेटर्स 28,000 पे बी ने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो बाय सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 54,000 पे, और तो सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया और आधा क्रेडिटर्स भी ले लिया है, वो भी बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू जितना था उतना ही लिख देंगे 20,000। आधा लिया है तो 40,000 का 20,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग डेटर्स से हमको 60% वसूल हुए हैं। हमारा जगह कम पड़ रहा है, इसीलिए हम इसी में कोशिश करेंगे एडजस्ट करने की। थोड़ा छोटा लिखेंगे, बाय कैश। इसमें जितना अमाउंट है मैं इकट्ठा लिख दूंगा सबका, और अलग लिख दूंगा कि कैसे कितना अमाउंट आया है। ठीक है, तो रिमेनिंग डेटर्स से 60% मिले हैं। डेटर्स हमारा था 70,000 का, उसमें से आधा जो है उसने 28, तो इसमें से अभी भी 35,000 बचा हुआ है। 35,000 से हमको 60% वसूल हुए हैं, तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा। डेटर्स 35,000 का डेटर्स है, उससे हमको 60% वसूल हुआ है, तो 21,000 डेटर से वसूल हो गया। फर्नीचर से 30,000 वसूल हो गया। मशीन से 82,000 वसूल हो गया, और लैंड से 1,20,000 वसूल हो गया। तो टोटल हो गया 2,02,000, 2,32,000 और 21 2,53,000। 2,53,000 ये टोटल आ गया जोड़ने पर। ये दोनों को भी लिख के जोड़ेंगे तो 2,53,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो इसका भी लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमको 22,000 का वसूली हुआ है, 22,000 का। और इधर फिर आगे कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 4,000 के हुए हैं, तो टू कैश एक्सपेंसेस 4,000। अब देखना ये है कि हमारे सारे संपत्ति और दायित्व वसूल हो गए हैं या नहीं।
अगर नहीं हुए हैं तो फिर हम आगे उसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे। डेटर्स वसूल हो चुका है, स्टॉक हो चुका है हमारा, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर, यस फर्नीचर भी हो गया 30,000 का। उसके बाद फर्नीचर के बाद मशीनरी हो गया और लैंड हो गया, और गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि गुडविल की वैल्यू नील है, इससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ है, तो उसका कुछ नहीं लिखेंगे। इधर पेमेंट साइड में क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं हुआ है, और आधा क्रेडिटर्स भी बचा हुआ है, तो टू कैश सब चीजें जो हैं बची हुई वो पेमेंट करा देंगे। ए का लोन पे हो चुका है और क्रेडिटर्स का आधा पे हो चुका है, तो क्रेडिटर्स का 20,000 अभी चुकाना है, 46,000 हमको इसका चुकाना है, तो 66,000 हो गया, और 32,000 इसका भी चुकाना है, तो 98,000 का टोटल पेमेंट हुआ। कैसे हुआ? तो इसमें बिल्स पेबल का 46,000, क्रेडिटर्स का 20,000 और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 32,000 पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये जाके हमारा 98 हो गया। ठीक है, अब रियलाइजेशन का हमारा काम पूरा खत्म हो चुका है। अब यहां से बाकी दूसरे जगह जो जो आइटम्स जाएंगे वो ट्रांसफर कर देंगे। इसके बारे में, सी के लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसको भी पूरा पे कर देते हैं टू कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन छुपे हुए होते हैं जो जनरली आपको क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं, तो आपको खुद से उसको अज्यूम करके या एज पर जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सीबीएसई में ये बताया जाता है कि अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये मान लेना है कि उस एसेट से कुछ भी वसूल नहीं हुआ है, और अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि लायबिलिटी को पूरा पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड में डिफरेंट है। बिहार बोर्ड में लायबिलिटी का मामला तो सेम है कि अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि लायबिलिटी को फुल पेमेंट हो गया है, लेकिन एसेट्स में दो कैटेगरी में बट गए हैं, एक टैंजिबल एसेट्स, एक इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं कहा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि टैंजिबल एसेट्स से पूरी राशि मिल गई है, और इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं कहा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी वसूल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड का रूल अपनाइए, सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई का रूल अपनाइए। ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सीबीएसई के हिसाब से बना रहा हूँ। इसमें अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से बनाना होता तो भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि लायबिलिटी को तो दोनों में सेम पेमेंट कराना होता है, एसेट्स का सबका दिया हुआ है, गुडविल का नहीं दिया हुआ है। तो गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स है, यानी कि बिहार बोर्ड में भी ये मान के चला जाता कि गुडविल से कुछ भी वसूल नहीं हुआ है, और सीबीएसई में तो पूरा एसेट से ही ये माना जाता है कि कुछ भी वसूल नहीं होगा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां से सारे आइटम्स ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जो भी कैश का आइटम है वो उठ के चला जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस है 4,000 का, एक्सपेंसेस है 4,000 का, और लायबिलिटी को पेमेंट है 98,000, तो टोटल 1,02,000 का कैश इधर गया है। इधर जहां जहां कैश है टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल वसूल जो हुआ है 2,53,000 और 22,000, 2,75,000 की वसूली हुई है टोटल एसेट्स। ठीक है, इसमें अनरिकॉर्डेड वाला भी शामिल है। अब कैपिटल अकाउंट में जहां जहां जाना है तो ए कैपिटल और सी कैपिटल में जाना है। ठीक है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए ने वाइफ का लोन चुकाया है तो 38,000 वाइफ के लोन का, यहां पे लायबिलिटी लिख देता हूं, और
20,000 क्रेडिटर का सी ने चुका है तो 20,000 सी में। उसके बाद इधर ए बी सी तीनों का है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स, $36,000, $28,000 एंड 54,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसके अलावा कोई आइटम हमको नहीं दिख रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इनका पूरा आ रहा है 6,48,000, 6,48,000। ठीक है, तो इधर भी 6,48,000 लिख देंगे और इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे बैलेंस को, जिसको कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। 77,000 आ रहा है, तो 77,000 का ये हमारा लॉस आ गया। अब लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनके डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 77,000 को 2-2-1 में बांटना है हमको, तो ये हमारा आ जाएगा 15,400 सी का, 30,800 बी का और 30,800 सी का। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी हम सब कुछ लिख ही चुके हैं, तो अब बांट देते हैं इनको। और इधर ज्यादा है तो 1,58,000, इधर 1 लाख और ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इधर 1,58,000, 1 लाख और 1,20,000। अब उसी टोटल को इधर लिख दिया है, यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे, जो कि बैलेंस कैश में ले जाएंगे पार्टनर्स। यहाँ पे सभी पार्टनर्स का ज्यादा लग रहा है तो सब कैश लेकर जाएंगे। 8, 2, 10, 6, 1, 7, 1, 8 और 3, 3, 6, 9, 15, तो 91,200 ए लेकर जाएगा, बी लेकर जाएगा 0, 0, 2, 1, 41,200 और ये लेकर जाएगा 0, 0, 6, 0, 50,600। अब इस बैलेंस को हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, 91,200 ए का है, 41,200 बी का है और 50,600 सी का है। तो कैपिटल को पेमेंट हो गया 1,83,000 और लोन को जो हम पेमेंट कर रहे हैं सी के लोन का, वो भी अमाउंट यहाँ पे लिख देना है आपको 30,000। ठीक है, इसके बाद हमारा कैश अकाउंट मैच हो जाना चाहिए, दोनों तरफ हमेशा बराबर आना चाहिए। तो इधर आ गया 3,15,000 और इधर भी 3,15,000 आ गया। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के जो थ्योरी पार्ट था वो पढ़ लिया हमने, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो भी पढ़ लिया और हमने एक क्वेश्चन भी बना लिया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो सेकंड फॉर्म है, यानी कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब जो डिसोल्यूशन होता है उसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको इस टॉपिक में या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे,
फेसबुक मैसेंजर के द्वारा और टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।